देखते हैं जो रोजगार तक यूट्यूब चैनल पे जो टेस्ट का सीरीज चलाया जा रहा था वो आज 29 नंबर है। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल है 0.9 एम्पीयर। 0.9 एम्पीयर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब की एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाली आवाज क्या होगा। इसमें आपसे आवेश पूछ रहा है और दिया हुआ इसमें 0.9 एम्पीयर की धारा 2 मिनट के लिए, कितने समय के लिए? 2 मिनट के लिए। तो विद्युत बल्ब की एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है, तो सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश क्या होगा। आवेश इक्वल टू होता है आपका विद्युत धारा गुणा समय। आवेश इक्वल टू होता है आपका आवेश इक्वल टू होता है विद्युत धारा इंटू समय। विद्युत धारा इंटू समय होता है। ये हो गया विद्युत धारा। आवेश का होता है Q इक्वल टू I इंटू टी, और T हो गया Q इक्वल टू I इंटू टी हो गया। ये आपका I यहाँ पर क्या है? विद्युत धारा है। T का है? समय है। T आपका समय है। आइए देखते हैं यहाँ पर धारा कितना दिया है। T इक्वल टू कितना दिया है हमको न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा न्यूमेरिकल को पढ़ना है, अच्छा से क्वेश्चन को देखना है। उसके बाद हमको ये देखना है इसमें ज्ञात क्या करना है और दिया हुआ क्या है। जो इसमें दिया हुआ है उसको पहले नोट कर लेंगे। इसमें दिया है धारा का दिया है I इक्वल टू कितना दिया है 0.9 एम्पीयर। अब इसमें दिया है टाइम मतलब समय। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया आपका 2 मिनट। 2 मिनट दिया हुआ है, तो मिनट को हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे सेकेंड में बदल देंगे। 2 इंटू 60 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 120 सेकेंड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 120 सेकेंड। अब हमको यहाँ पे ज्ञात है, हमको Q इक्वल टू क्या करना है, वाट है। हमको यहाँ का क्या ज्ञात है, I और T ज्ञात है, Q इक्वल टू वाट है। तो हमको Q का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं P नोट है Q इक्वल टू I इंटू टी होता है। I का मान कितना है 0.9 इंटू 120 सेकेंड। यहाँ से क्या करेंगे, 0 को हटाएंगे, 10 लगाएंगे। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। 12 नंबर कितना हो जाएगा 108 कूलम आंसर। 108 कूलम आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा C हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा C हो जाएगा। अगर आप समझें तो इसको नोट करेंगे और देखेंगे। एक बार फिर से हम बता देते हैं, दिया हुआ है 0.9 एम्पीयर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। तो सर्किट के माध्यम से बहने वाली आवेश ज्ञात करें। एकदम सिंपल है। आवेश इक्वल टू होता है विद्युत धारा, Q इक्वल टू I इंटू टी। हमको Q ज्ञात करना है। I का मान दिया है कितना 0.9 एम्पीयर, और समय दिया है कितना 2 मिनट। मिनट दिया तो उसको क्या करेंगे सेकेंड में बदल देंगे, हो जाएगा कितना 120 सेकेंड। और इसको हल करेंगे टोटल कितना लेगा 108 कूलम। इसका आंसर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका सेट कराने का मेन मकसद है। जो टॉपिक कराया जा रहा है आपको यूट्यूब पे, उसका रिवीजन आप लोग पर डे जो भी टॉपिक कराया जा रहा है उसको पहले कंप्लीट करके आएंगे, और इस पे जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उसके माध्यम से आप रिवीजन करेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ पेडियोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययनों से संबंधित है। तो पेडियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है वही आपसे यहाँ पे पूछा गया है। जो पेडियोलॉजी होता है इसमें मृदा से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मृदा यानी या मिट्टी से संबंधित जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है पेडियोलॉजी। उसको क्या बोला जाता है, पेडोलॉजी बोला जाता है, पेडोलॉजी। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, जो मिट्टी से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, पेडियोलॉजी बोला जाता है। और इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण और बीज दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसी से संबंधित कुछ यहाँ पर फैक्ट्स दिया हुआ है। एपीकल्चर किसका संबंधित होता है, देखिए व्यवसायिक स्तर पर
शहद उत्पादन तथा फसलों में परागण हेतु मधुमक्खियों का पालन। एपीकल्चर में मधुमक्खियों के जो व्यवसाय के संबंध में अध्ययन किया जाता है या उसके फसलों से परागण हेतु मधुमक्खी पाला जाता है, उसे क्या बुलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का बुलाता है एपीकल्चर। वो इससे ही है पुष्पों एवं फलों देने वाले पौधों का अध्ययन किया जाता है। पुष्प और फल देने वाले जो पौधे होते हैं उसके अध्ययन करने के लिए क्या बुलाता है? हॉर्टिकल्चर बुलाता है। उसको क्या बुलाता है? हॉर्टिकल्चर बुलाया जाता है। वैसे ही कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन। जो कच्चे रेशम होते हैं या कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु जो कीट का पालन किया जाता है उसे क्या बुलाता है? सेरीकल्चर बुलाता है। उसे क्या बुलाता है? सेरीकल्चर बुलाता है। उसे क्या बुलाता है? सेरीकल्चर बुलाया जाता है। सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। जैसे हम लोग गांव घर में अपने कोई भी आयोजन होता है इसमें क्या करते हैं? फूलों के द्वारा जो सजावट किया जाता है, पुष्पों को द्वारा जो सजावट किया जाता है उसके अध्ययन के लिए जो काम आता है उसका बुलाता है फ्लोरिकल्चर। फ्लावर मतलब फूल और फ्लोरिकल्चर, इसका क्या होगा? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। अब देखिए कीटों के रेशम उत्पादन हेतु रेशम कीट के पालन का बुलाता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर और पुष्प एवं फल दोनों देने वाले पौधों के अध्ययन का बुलाता है हॉर्टिकल्चर। इसको बुलाता है हॉर्टिकल्चर। और व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी उत्पादन के लिए जिसका अध्ययन किया है उसको क्या बुलाता है? एपीकल्चर। इसको एपीकल्चर और ये होता है सेरीकल्चर। ये दोनों में कंफ्यूजन होता होगा तो आप याद रखेंगे इसको क्या बोलता है? सेरीकल्चर। ये होता है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या होता है? मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन किया जाता है। और रेशम कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीटों का पालन किया जाता है, क्या बोलता है? सेरीकल्चर। ऐसे ही कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को हम देखते हैं। और इसमें दिया ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी जिसमें अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बुलाता है? उसी को बुलाता है क्या? ऑस्टियोलॉजी। इसको बुलाता है ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों तथा हड्डियों के अध्ययन किया जाता है जिसमें उसको क्या बुलाता है? ऑस्टियोलॉजी बुलाता है। इसको नोट कर लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है। पर्वतों का अध्ययन क्या बुलाता है? इसको बुलाता है ओरोलॉजी। इसको क्या बुलाता है? ओरोलॉजी। इसको बुलाता है ओरोलॉजी। इसी तरह से आपका अगला बायोलॉजी का जब क्लास चलेगा उसमें अध्ययन के बारे में आपको 20 से 25 मिनट का क्लास दिया जाएगा और उसमें पूरा याद कराया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें है पर्वतों के अध्ययन के लिए जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलता है? ओरोलॉजी बोलाता है। अब देखिए यहाँ पे रुधिर मतलब रक्त, रुधिर सीरम के वैज्ञानिक अध्ययन का बुलाता है? सेरोलॉजी। रुधिर सीरम के जो वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसको क्या बुलाता है? सेरोलॉजी बुलाता है। उसको सेरोलॉजी बुलाता है। पृथ्वी के आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों को, जो आपकी पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना अंदर वाले भाग की और उसमें पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उसके अध्ययन को क्या बुलाता है? उसको बुलाता है जियोलॉजी। जियोलॉजी इसको बुलाता है क्या चीज? जियोलॉजी। तो यहाँ पर आपका 4 चीज है। ऑस्टियोलॉजी होता है जिसमें अस्थियों से संबंधित या हड्डियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बुलाता है? ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। और नेक्स्ट है आपका ओरोलॉजी। इसमें पर्वतों का अध्ययन किया जाता है या पर्वतों के बारे में अध्ययन किया जाता है या उसके बारे में जानकारी दिया तो उसका बोलता है ओरियोलॉजी बोला जाता है। और सेरियोलॉजी ये होता है रुधिर के सीरम के वैज्ञानिक अध्ययन का बोलता है, इसको बोलता है सेरोलॉजी बोला जाता है। और जियोलॉजी पृथ्वी के आंतरिक तथा उसमें जो भी पदार्थ होते हैं उसके बारे में अध्ययन है, उसके बारे में जानने की अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलता है? उसको बोलता है जियोलॉजी बोला जाता है। उसको बोलता है जियोलॉजी। ये सब क्वेश्चन कराने से क्या है कि आपको जो उससे रिलेटेड टॉपिक है उसको क्या किया जाएगा? यहाँ पर क्लियर किया जाए और आपको याद होगा, रिवीजन होगा। अब यहाँ पर दिया है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव। एक परमाणु जो होते हैं उसके 3 आधारभूत अवयव कौन कौन से होते हैं? जो आपके परमाणु होते हैं उसके 3 अवयव कौन कौन से होते हैं? तो आपका नाभिक में होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का होता है कॉमन करते रहता है, मतलब वो क्या करता है? नाभिक में नहीं रहता, नाभिक से कहाँ रहता है? बाहर आता है। वही आपसे पूछा गया एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। ये आपके होते हैं कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और कौन होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। आप कौन कौन सा होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपका कौन सा होता है? आपका होता है प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन। और एक होता है कौन? 3 मूलभूत कण होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन होते हैं। और यही पूछेगा कि आपकी नाभिक में कौन कौन रहते हैं? तो इसमें कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये रहता है नाभिक। नाभिक में उपस्थित रहता है कौन?
ये कौन रहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कक्षा में अपना क्या करता है, चारों ओर गति करता है। यहाँ से ऑप्शन में देखेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन दिया हुआ है, आयन नहीं होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, लेकिन उसके साथ कौन होना चाहिए, उसके साथ इलेक्ट्रॉन भी होगा। उसके साथ कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। इसमें दिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। आगे दिया प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये आपके हाइड्रोजन के तीनों का है समस्थानिक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये क्या है, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक है। तो ये भी नहीं होंगे, ये तीनों का है हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अब डी में दिया है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आयन दिया हुआ है। तो यहाँ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होगा, आयन नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ऑप्शन छांटने का तरीका है, आप इसको भी देखेंगे और ये सब रिवीजन करेंगे। इस सब क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम किसका है, ये सब हाइड्रोजन का है समस्थानिक, ये सब हाइड्रोजन का आपका समस्थानिक है। और इसका आंसर हो जाएगा बी। नाभिक में कौन रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। और परमाणु के तीन आधारभूत अवयव कौन कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका है एंजाइम देखते हैं। जो एंजाइम होता है वो क्या है, ये आपके पाचक में वो वायु उत्प्रेरक के रूप में क्या करता है, एंजाइम क्या करता है, पाचक में वायु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। उत्प्रेरक कार्य क्या होता है, किसी भी चीज को जो उसको अभिक्रिया के दर क्या करता है, घटाता बढ़ाता है। घटाने बढ़ाने में होता है पॉजिटिव उत्प्रेरक, एक होता है निगेटिव उत्प्रेरक। ये पॉजिटिव को उत्प्रेरक को दो भागों में बांटा है, एक होता है पॉजिटिव उत्प्रेरक, एक होता है निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव में क्या होता है, अभिक्रिया का दर क्या करता है, बढ़ा देता है। और निगेटिव में क्या होता है, अभिक्रिया का दर क्या करता है, घटा देता है। तो एक एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, ये एक जो वायु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पर दिया आपका विटामिन। विटामिन को खोज सबसे पहले कौन किया था, फंक ने किया था। और विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन होता है, एक वासा में घुलनशील विटामिन होता है। ऐसे विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा, उसको सेट में डाला जाएगा और उसके बारे में क्या किया जाएगा, फिर से अध्ययन किया जाएगा। और ये है उत्प्रेरक। तो जो वायु उत्प्रेरक होता है वो एक एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है, वायु उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है पॉजिटिव उत्प्रेरक, एक होता है निगेटिव उत्प्रेरक, ठीक है। और पॉजिटिव उत्प्रेरक का कार्य होता है किसी भी अभिक्रिया को या कोई भी उसमें एंजाइम होता है या उसकी दर क्या करता है, बढ़ा देता है। निगेटिव क्या करता है, घटा देता है। चलिए नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सी जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। मान लीजिए कोई भी जीव होगा उसको सांस तो जरूर लेता होगा, यानी जीव जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, श्वास लेते हैं। और श्वास बंद तो खेल बंद। वही इसमें दिया है कि मछली, कबूतर, मेढक, तिलचट्टा। तो मेढक जो होता है ये उभयचर रहता है। मेढक क्या होता है, उभयचर रहता है। और ये क्या करता है, जल में रहता है। जल में ये क्या करता है, आपका त्वचा से मतलब श्वसन करता है। ये क्या करता है, त्वचा से श्वसन करता है। ये अपना त्वचा से करता है। और बाहर आता है अपना नोज से करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें दिया हुआ आपका कबूतर, तिलचट्टा, मछली। मछली किससे लेती है सांस, अपना गिल्स के द्वारा। मछली अपना गिल्स के, इससे पूछा गया निम्न में से कौन सा जीव अपना त्वचा से सांस लेता है। जो पेट पान करता है कौन, मेढक। जो पेट पान करता है मेढक क्या करता है, अपना त्वचा से जल के अंदर आएगा तो किससे लेगा, सांस लेता है। जल में रहेगा तो किससे, त्वचा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पार्थेनोकार्पी। इसमें दिया है पार्थेनोकार्पी, ये किसके रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर किया गया है, ये निषेचन के बिना ही फलों का करता है, विकास कर देता है। निषेचन के बिना ही फलों का करता है, विकास कर देता है। आगे है सी ट्यूब। जो सी ट्यूब होता है और सहकोशिकाओं के मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है। ये पौधों में भोजन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये पौधों में भोजन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। सी ट्यूब और सहकोशिका का मुख्य रूप से संचरित होता है, पौधों में भोजन के लिए होता है। आगे दिया हुआ है मानव मस्तिष्क का ग्राम वजन क्या होता है। जो मानव का मस्तिष्क है उसका ग्राम आपसे क्या पूछा गया, वजन पूछा गया। मानव मस्तिष्क का ग्राम वजन होता है। ये मानव मस्तिष्क क्या होता है, जो आपका मस्तिष्क है उसका वजन पूछा गया है। इसका वजन कितना होता है, इसका वजन होता है आपका 1200
1200 ग्राम से लेकर के कहाँ तक होता है 1400 ग्राम तक होता है, 1400 ग्राम तक होता है। मानव मस्तिष्क का वजन 1200 से लेकर के कितना तक होता है 1400 ग्राम तक होता है, 1200 से लेकर के 1400 ग्राम तक। इसका आंसर क्या होगा सी होगा, इसका आंसर क्या होगा सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जीपीएस का पूरा नाम होगा। अब जीपीएस क्या होता है, जीपीएस आजकल गाड़ियों पर लगाया जाता है और इसका ये क्या करता है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म इसमें होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है सिस्टम। ये आपका जीपीएस का फुल फॉर्म होता है। इसका प्रयोग गाड़ियों में ये सब लगा करके प्रयोग किया जाता है। आप इसको इसका जीपीएस का फुल फॉर्म नोट करेंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। इसका क्या होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आजकल गाड़ियों में जीपीएस का प्रयोग किया जाता है लोकेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जो इसमें सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, इसमें सही प्रयोग करके जो कूट दिया उसका आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें दिया रिवॉल्वर। रिवॉल्वर को सबसे पहले कौन मतलब रिवॉल्वर कौन बनाया था या कौन दिया था? इसको कोल्ट नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था रिवॉल्वर को बनाया था। कौन किया था कोल्ट ने किया था। इसको कौन किया था कोल्ट ने किया था। अब देखिए दूसरा दिया डायनामाइट। डायनामाइट का ये किए थे कौन अल्फ्रेड नोबेल। ये किए थे कौन नोबेल, ये किए थे कौन नोबेल अल्फ्रेड नोबेल। किसने किए थे नोबेल ने किया था। शीतलन का नियम दिए थे न्यूटन को, न्यूटन ने दिया था। शीतलता कौन दिया था न्यूटन ने। ये दिए थे कौन न्यूटन ने, न्यूटन चाचा ने दिए थे ये। और दाब का नियम पास्कल चाचा दिए थे। कौन दिए थे पास्कल चाचा, ये दिए थे कौन पास्कल ने दिए थे। देखिए रिवॉल्वर का कोल्ट दिए थे, डायनामाइट का खोज किए थे, ये किए थे अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। शीतलता का न्यूटन ने दिए थे नियम, दाब का नियम पास्कल दिए थे। दाब का इसका मात्रक पास्कल इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। दाब इक्वल टू होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब इक्वल टू क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। और इसका एसआई मात्रक दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब इसको मैचिंग करेंगे, एक का हो गया 3, एक का आपका 3, ये आंसर नहीं होगा। एक का कभी होगा तो एक का 3 होगा, एक का 3। इसमें से हमको दोनों में से चूज करना है। और डायनामाइट को किसने दिए थे, ये दिए थे अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने दिए थे। तो 2 का 1, 2 का 1, दोनों में 2 का 1 दोनों में। शीतलता ये किसने दिया था, ये दिए थे न्यूटन का नियम है। शीतलता का नियम, गति का नियम, ये सब कौन दिए थे न्यूटन ने दिए थे। तो इसका क्या हो जाएगा शीतलता 3 का 4, 3 का 4, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ से आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। लेकिन तो एक बचा हुआ है डी। दाब का नियम कौन दिए थे पास्कल। दाब का नियम दिए थे पास्कल। दाब का एसआई मात्रक इन्हीं के नाम पर पास्कल पड़ा हुआ है। और दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब इक्वल टू क्या होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, हाल ही का है 2023 का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए जो बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है उसके लिए उपयोग किए जाने वाले फाइबर इसका किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें केवलर नामक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है केवलर का प्रयोग किया जाता है। ये केवलर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानव के बाल एवं नख मतलब नाखून में, नख मतलब होता है नाखून के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो होता है विद्यमान होता है। जो आपका मानव का बाल हो गया, जो जानवर सब का खुर देखे हैं उसका जो नाखून होता है उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, या मानव का जो रील होता है उसमें या बाल में, इसमें कौन सा मानव के कौन सा मौजूद होता है प्रोटीन,
इसमें रहता है आपका केरोटीन रहता है, केरोटीन रहता है। इसमें कौन रहता है, विद्यमान कौन रहता है इसमें रहता है आपका केरोटीन। केरोटीन नामक प्रोटीन रहता है जो इसको काटने पे भी क्या होता है, इसी के कारण क्या होता है, इसमें दर्द नहीं होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जानवर सब का खून होता है उसमें क्या होता है, उसमें भी नाखून होता है और किस केरोटीन का ही होता है, और बाल होता है या मानव का नाखून हो गया, इसको काटने में दर्द नहीं होता है। ये मृत हो जाता है, मतलब मृत कोशिका हो जाता है वहां से, और यहाँ से क्या हो जाएगा, केरोटीन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा गया कि प्रोटीन विद्यमान है, कौन सा प्रोटीन है, केरोटीन नामक प्रोटीन होता है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दिया है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन होता है। ये कहाँ पर होता है, एमपी में होता है। ये एमपी में होता है। ये आप जीके जी के सेशन से जुड़े होंगे तो सर ने इस क्वेश्चन को कराया होगा, आप लोग उससे जोड़िए, ठीक है। और इसमें अरहर में प्रोटीन पाया जाता है, उड़द की दाल में पाया जाता है, लेकिन गेहूं में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन रहेगा, कुछ हार्ड क्वेश्चन रहेगा, और कुछ ऐसा रहेगा कि मतलब नया नया आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। इसलिए इस सेशन से जुड़े रहें। रोजगार तक पर अभी सभी सेशन को चालू कर दिया गया है। मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स और साइंस चल रहा है। आप इस सेशन से जुड़े और अपने मित्रों में बताएं। यहाँ पे बहुत अच्छा से क्वेश्चनों का एनालिसिस कराया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रिएक्टर। पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, क्या गलत है। इसमें दिया हुआ है 4 ऑप्शन, और इसमें क्वेश्चन को पहले सबसे पहले ये ध्यान से देखना है, इसमें क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन पर आ जाना, पहले क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑप्शन पाएंगे। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो रिएक्टर पैमाना होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है। उसको रीड करने का जो यंत्र का उपयोग किया जाता है क्या होता है, रिएक्टर में उपयोग किया जाता है। ये लॉगरिथमिक पद्धति पर आधारित होता है। ये किस पर होता है, लघुगणकीय पैमाना पर आधारित होता है। इसका 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग ने इसको क्या किया था, विकास, इसको मतलब क्या किया था, विकसित किया था। रिएक्टर को 1935 ईस्वी में कौन किए थे, आपका चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा क्या किया था, विकास किया गया था, ये किया गया था। और रिएक्टर पैमाना का, जैसे पैमाना का इसमें दिया है, पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता के अर्थ होता है हल्का भूकंप, और ये आ गया तो ये कहा होता है विनाशकारी भूकंप होता है, मतलब बहुत तेज भूकंप हो गया, मतलब बहुत ज्यादा भूकंप हो गया। अब इसमें दिया भूकंपीय के उपयोग के द्वारा नापा जाता है। हाँ, रिएक्टर का उपयोग करने में किया जाता है। ये लघुगणकीय पैमाना पर होता है। हाँ, ये लघुगणकीय पैमाना पर होता है, लेकिन 8 से 9 की तीव्रता जो होती है वो बहुत तेज भूकंप को दर्शाती है। और इसमें दिया कि हल्की भूकंप नहीं, हल्की भूकंप नहीं होती है, बहुत तेज भूकंप होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया गलत। गलत कौन है, बी है। इसका गलत कौन है, रिएक्टर का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। इसका सबसे पहले कौन दिया था, दिए थे 1935 ईस्वी में आपको दिए थे चार्ल्स रिएक्टर ने और गुटेनबर्ग ने विकास किया था। और ये भूकंप की उपयोग किया जाता है, भूकंप मापी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और ये लघुगणकीय पैमाने के मानक होता है या उस पर मापा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थों की 5वां अवस्था के लिए कुछ गणना की थी। जो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, मुख्यतः हम लोग तीनों के बारे में जानते थे, लेकिन उसके बाद से 2 का और खोज हुआ। उसमें होता है ठोस, द्रव और गैस, उसके बाद से प्लाज्मा, और 5वां कौन होता है, बोस आइंस्टीन कांस्टेंट। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सत्येंद्रनाथ बोस ने, सीवी रमन ने, विक्रम साराभाई ने, होमी भाभा ने। तो जो 5वां आपका अवस्था होता है, जो 5वां अवस्था होता है आपका 5वां अवस्था, ये क्या होता है, ये होता है बोस आइंस्टीन कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ये आपका होता है 5वां अवस्था। इसमें कौन दिए थे, भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस ने। इन्होंने 5वां अवस्था के बारे में कुछ बताए थे, और कुछ आइंस्टीन साहब के दिए हुए थे गणना, उसमें कौन थे, सत्येंद्रनाथ बोस थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। और सीवी रमन ने प्रकाश के रमन प्रभाव दिए थे। सीवी रमन को 1928 ईस्वी में, 28 फरवरी को 1930 ईस्वी में दिया गया था नोबेल पुरस्कार। इसी के कारण क्या होता है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है इनके। और यहाँ पर निम्नलिखित में किसी पदार्थ की 5वीं अवस्था, 5वां अवस्था कौन होता है, ठोस, द्रव, गैस
प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट होता है। ये पदार्थ के भौतिक आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। मूलतः 3 भागों में बांटा गया, लेकिन बाद में क्या हुआ 2 भागों को और जोड़ा गया, ठोस, द्रव, गैस, और 2 भाग कौन का होता है, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कांस्टेंट होता है। इसमें कौन थे, सत्येंद्रनाथ बोस थे और आइंस्टीन साहब थे। इसका आंसर इसमें दिया हुआ ऑप्शन में देखा, चेक करेंगे ये होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है एक कटा हुआ हीरा, हीरा क्यों जगमगाता है। जब हीरा होता है वो कटा हुआ रहता है, उसको साचा में मतलब काटा जाता है, उसके बाद से आप देखेंगे कहाँ होता है, चमकता है, जगमगाता है। किसके कारण जगमगाता है, ये जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। किसके कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये क्या होता है, जो रोड पर चलता है तो पानी जैसा दिखाई देता है, वृक्ष का निर्माण होता है। ये क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये सी हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए, जो न्यूक्लियर बम होता है उसको बनाने के लिए निम्न से किसका उपयोग किया जाता है। इसमें दिया है जिर्कोनियम, यूरेनियम, मोलिब्डेनम और दिया है वेनेडियम। तो ये जो न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें क्या था ऑप्शन दिया, जिर्कोनियम, यूरेनियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम। इसमें दिया वेनेडियम। इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो न्यूक्लियर बम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। आपका साइंस का यही क्वेश्चन था। आप लोग को इस सेट से जुड़े रहें और डेली इतिहास और नागरिक और आपका हो गया ज्योग्राफी, ये सब का क्वेश्चन और उसका टेस्ट सीरीज भी चालू कर दिया गया और टॉपिक उसमें कराया जा रहा है। जो सर टॉपिक करा रहे हैं आप लोग उसको देखिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल रोजगार तक पर ही सब अवेलेबल है, आप लोग उससे जुड़े और उसका लाभ उठाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में।